जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज के इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में अगर इतना आप लोग पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में एकदम बवाल मचा देंगे, धुआं कर देंगे, एकदम फोड़ कराएंगे और बेहतर से बेहतर नंबर ला करके दिखाएंगे, है ना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वंचित न रह जाए। तो देर न करते हुए हम चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराएंगे, तो अंत तक बने रहिए। जैसे कि पहला सवाल आपके ऊपर दिख रहा होगा कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा। यानी कि जो संख्याएं जो दिए गई हैं 144, तो 144 जो संख्याएं दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसके घातों का योग निकालेंगे। क्लियर है। तो उनके घातों का योग क्या होगा, तो मेरे भाई सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से 2 7 14 होगा, 2 दूनी के 4 होगा, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छके 12 होगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16 होगा, यहाँ से 2 9 18 होगा, 3 से कटाएंगे तितरी के 9 होगा। सर कब तक कटाते रहेंगे बताइए ना जल्दी। तो जब तक यहाँ पर एक नहीं आ जाएगा, जब तक हमारी मंजिल नहीं आ जाएगी, जब तक हमारा जंक्शन नहीं आ जाएगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये कहा गया यानी रुक जाएंगे। आओ भाई यहाँ से लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। क्लियर है। चलेंगे तो ये बताइए जरा हमको कि 2 कितनी बार है, तो सर 4 बार है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3 कितनी बार है, तो 3 तो सर 2 बार है, तो हमने लिख दिया 3 के पावर 2। अब हमको पावर का योग निकालना है कि घातों का योग क्या होगा, तो मेरे भैया घातों का योग निकालना है ना, तो इसका पावर 4 है और इसका पावर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। तो क्या इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, क्या आ जाएगा, तो एग्जाम में फोड़ कर आ जाएंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि दिया है मौसा 306 और 657 का 9, तो कह रहा है कि इन्हीं संख्याओं का लसा का मान क्या होगा। यानी कि जो मौसा दिया है, जो मौसा दिया है मेरे भैया, कितने कितने का सर, तो 306 और 657 का जो मौसा दिया है वह 9 दिया है, तो उन्हीं संख्याओं का आपसे लसा पूछ रहा है 306 और 657 का, तो मेरे भैया का होगा। याद रखिए कि लसा निकालना होगा तो लसा का सूत्र याद करवाएंगे और मसा होगा तो मसा निकालने का याद करवाएंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा मेरे भाई। हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए मात्र एक फार्मूला याद करो, उसके लिए एक फार्मूला याद करो जो जड़ी बूटी का काम करेगा, रामबाण काम करेगा। आओ भाई, तो क्या है संख्या सर, वो क्या है फार्मूला, तो बताइए जरा। तो उसका फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा होता है, लसा गुणे मौसा होता है। तो क्यों बच्चों, यहां तक तो ये फार्मूला याद हो, नहीं याद है तो जल्दी से याद कर लो, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। चलिए इसमें से जो पहली जो ये 306 दिया है ना वो पहली संख्या है और जो 657 दिया है वो दूसरी संख्या है। तो क्या पहली संख्या के नीचे 306 लिख लोगे, दूसरी संख्या के नीचे क्या 657 लिख लोगे। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। यहाँ लसा का मान निकालना है, लसा के आगे क्वेश्चन मार्क है तो हम लसा की जगह पे एक्स लिख देंगे या तो लसा की जगह पे लसा ही उतार देंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे मौसा कितना है, तो सर मौसा दिया गया है ना इन दोनों संख्याओं का, वो 9 दिया गया है, तो हम मौसा के नीचे लिख लेंगे 9। अब देख रहे हैं कि लसा का जब मान निकालना होगा तो लसा के साथ ये गुणा में दिया है, अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो क्या सर इधर ला दें, बिल्कुल लाओ, एकदम फ्रीडम हो, एकदम स्वतंत्र हो, लेकर आओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है बच्चों, आ जाओ। तो यहाँ से लिख लेंगे हम 9। अब हमको बता दीजिए 9 से कोई कटा देते हैं तो ये कट जाएगा सर 9 के 27, यहाँ 3 बचेगा, ये 36 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा 36। क्लियर है। बच क्या गया, तो यहाँ हो गया 34 गुणे 657, इन दोनों को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई करके फ्राई। आओ तो 657 में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 34 में, तो चलो तो 4 से गुणा करेंगे, 7 में 4 7 28 का 88 लगल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2 लग जाएंगे, 4 6 24 25 26 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 के 1 हासिल 2 बच जाएगा, 3 5 15 2 17 के साथ हासिल 1 बच जाएगा और 3 6 18 1 19 हो जाएगा। क्यों भाई, क्या ये सही कर रहे हैं, मिला लीजिएगा एक बार। 9 2 11 11 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 2 2 3 3 8 आंसर आ जाएगा, यानी 22,338 आंसर आएगा। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे और इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है, मैथ के क्वेश्चनों को बवाल कर देना है एग्जाम में। और एग्जाम में जब ये सवाल दिखे ना या कोई भी क्वेश्चन दिखे किसी भी चैप्टर से दिखे तो आप लोगों को मेरे भाई सोचना ना पड़े, इतना प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में। चले बच्चों आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
तो हम अगले क्वेश्चन पे बच्चों हम आ चुके हैं, और आपको ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए हम पहले ही वीडियो को मतलब कि वहाँ पे इरेज कर दिए हैं बोर्ड पर का, है ना, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा समय नहीं है। क्लियर है? चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी 12 का भी और 15 का भी और बच्चों किसका, 21 का। तो सर ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बवाल कर देंगे, आप छोड़ दीजिए ना। आओ बच्चों, जो नहीं सीखा है इसको मैं थोड़ा सिखा दूं। तो एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप 12 लिखिएगा, तो 12 का कहीं ना कहीं आप इसको तो गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा। तो 12 का करेंगे तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि तुम जब 12 का गुणनखंड किए हो तो क्या क्या चीजें आई हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे 15 का जब सर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 15 का निकालेंगे तो यहाँ से 3 पाँचे 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। हमने कहा जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक अपने जंक्शन को मतलब ट्रेन को रोकना नहीं है। चलिए 21 का निकाल लीजिए सर। तो 21 का निकालेंगे, 3 7 21 होगा, 7 एकम 7 होगा। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे के 7 हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, अब इसमें से हमको करना क्या है, मेन मुद्दा क्या था, मेन मकसद क्या था निकालना, तो इसमें हमको निकालना था एलसीएम और साथ ही साथ निकालना था एचसीएफ। क्लियर है? तो एचसीएफ कैसे निकलता है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो इन सभी संख्याओं का जो अविभाज्य ये गुणनखंड किया हो ना, इसमें से हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन है, सब में दिखाई दे रहा है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो क्या ये वाली जो 3 जो दिखाई दे रही है, ये ऊपर नीचे सब में मैच कर रहा है क्या, सब में मिल रहा है क्या? उन संख्याओं को ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3। 3 हो गया। तो ये जो 3 आया ना, जो मैच कर रहा था, वही इसका आंसर है, यानी एचसीएफ का आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि एलसीएम का मान निकालेंगे। तो एलसीएम का मान तब निकल कर आएगा जब इनमें से एक कोई ले लेंगे। तो इनमें से एक ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, है ना, यानी कि 3 ले लिए जो मैच किया उसमें से, यानी जो मैच करेगा उसमें से कोई एक ले लेंगे। तो हमने ले लिया 3, और जितने भी बच गए हैं उन सबको ले लो। क्या कर लो, उनको सबको ले लो, यानी कि लॉसा यानी लॉसन, खूब लॉसन, यानी कि सबको ले लो। हाँ भाई ले लो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे यहाँ पर 7 हो जाएगा, सबको ले लो। आओ मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 5 60 होगा, और 60 में 7 से गुणा कर देंगे तो 6 7 42 420 आंसर आ जाएगा। यानी कि लॉसा का जो आंसर आ गया बच्चों, ये 420 आ गया। क्या ये बात हमारी, क्या ये क्वेश्चन हमारी, क्या आप लोग को समझ में आई है? हाँ बोलो भैया, कमेंट में बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आई है? अगर आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। अगर ये आ गया क्वेश्चन तो क्या तुम 8 और 9 25 का नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर, छोड़ दीजिए ना। आओ भाई 8, 9 और 25 का निकालना है, 8, 9 और 25 का निकालना है। क्या चीज? वही एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। आइए हम कर रहे हैं। तो देखिए भाई, 8 का निकालोगे तो 8 का गुणनखंड कर लो, यहाँ से 2 चौके 8 होगा, यहाँ से 2 दूनी के 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, थोड़ा तोड़ लिए हैं 8 का तो आ गया हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। यहाँ 9 का जब करेंगे तो यहाँ से 3 होगा, 3 3 9 और 3 एकम 3 होगा। तो बच्चों यहाँ से जब तुम 9 का करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा। 25 का कर लेंगे सर तो यहाँ से 5 गुणे 5 आ जाएगा। क्या यहाँ पर 25 का करोगे तो क्या 5 गुणे 5 आ जाएगा? क्या बिल्कुल आएगा सर। ये सब चीज़ें जो मैं तोड़ रहा हूँ ना, ये आप लोगों को वहाँ पे नहीं करके दिखाना है, इसको रफ कार्य में करना है। क्लियर है? तो इसको रफ कार्य में करना होगा और रफ कार्य में पीछे आपको करके वहाँ पे काट देना होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ से हमको निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? तो हमने कहा था कि सर जी कि जो मैच करेगा सब में वही एचसीएफ का मान होगा। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे कि इसमें से सर तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कोई मैच ही ना कर रहा है, तो सर जी कौन सा होगा आंसर इसका, थोड़ा बता दीजिए ना। तो देखो भाई, इसमें से वो आंसर होगा जो मैच करेगा। तो मैच कहाँ कर रहा है? इसमें तो कर रहा था, हमको दिख गया, वो आंसर हो गया एचसीएफ का, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जब भी तुमको कुछ भी कॉमन न दिखे, कहने का मतलब जब भी तुमको कोई मैच करता हुआ ना दिखे, इसमें कोई भी संख्या ऐसा है जो है कि जो मैच कर रहा हो सब में, नहीं है तो नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा भैया एक। एक मान ले, क्यों? क्योंकि इसमें अगर 1 से गुणा करोगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, इसमें भी करोगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, और इसमें भी करोगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो बताओ, जब नहीं आएगा तो क्या एक मैच किया है? हाँ सर मैच किया है, तो वही इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ का मान हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे। तो ये आपका एचसीएफ का मान हो गया 1।
अब एलसीएम क्या होगा, तो सबको ले लो, सबको ले लो, है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ये भैया आओ हल कर देते हैं। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। अब 8 पाँचे हो जाएगा 40, और 40 पाँचे हो जाएगा 200, और 2 से में 3 से गुणा करें 2 तिहाई 600 हो जाएगा, 6×3 = 18, यानी कि यहाँ से आंसर जो होएगा वो 1800 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्या आंसर 1800 आया है बच्चों, देख लीजिएगा, सही है ना। हाँ तो चलेंगे आगे। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ सर आएगा ना, अब एकदम एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। चलेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। याद रख लीजिए एकदम, ये क्वेश्चन जो है ना एकदम एग्जाम में छपने वाले हैं। यानी कि या तो 2 आ जाए रूट में, या तो 3 आ जाए रूट में, या तो रूट में आ जाए 5, और इन्हीं में से कोई हो जाएगा भैया, ठीक है। धमाल कर देगा ये क्वेश्चन। यानी कि एग्जाम में ये कोई ना कोई क्वेश्चन छपने वाला है। रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, इनमें से कोई एक आने वाला है, एकदम लिख के रख लो। कंफर्म कह रहे हैं, एकदम लिख के रख लो, आएगा तो आएगा। तो रूट में 2 जैसे सिद्ध होगा उसी तरीके से रूट में 3 वाला भी सिद्ध होगा। जैसे रूट 2 3 और सिद्ध होगा वैसे ही 5 वाला भी होगा। यानी कि सबका प्रोसेस एक ही, अगर एक सीख जाओगे ना तो सारा के सारा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चले आगे बड़े बच्चों, चलेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको मानना होगा भैया ऑपोजिट इसके, हमेशा मान लीजिएगा ऑपोजिट इसका, कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट में 2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लेते हो तो परिमेय संख्या क्या कहती है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो बच्चों क्या मैं इस संख्याओं को हम p/q के रूप में हम बराबर दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। अच्छा एक बात बताइए कि जो p/q है वो क्या है, कहता है ना शर्त कि ये q की जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ जो ये p और q है तो क्या है, तो एक सहअभाज्य संख्या है ना। क्या है मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका मौसा 1 होती है। तो ये सहअभाज्य संख्या होती है बच्चों, क्लियर है। हाँ तो ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्या करेंगे कि p से हम यहाँ से p से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ p होगा, और यहाँ से रूट 2 में q से करेंगे तो रूट में 2 q होगा। अब जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो इसका अगला ही स्टेप वो करेंगे मेरे भैया। अब देखियो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कुछ क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं जिसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसको तो यहाँ से मान के चलो कि ये याद करना ही होगा कि यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। तो इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर p² हो जाएगा और इधर हो जाएगा रूट में 2q का होल स्क्वायर। जैसे ही p² के मान आएगा ना उसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताइए कि हम इसको आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 होगा, बोलो भाई। रूट अगर तुम 2 का स्क्वायर करते तब ना 4 आता, लेकिन हम रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों क्या होगा, केवल 2 होगा। और यहाँ से q का स्क्वायर हो जाएगा तो q² इधर हो जाएगा। ये बताइए कि q के साथ में 2 गुणा में है कि भाग में, गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p² बटे में 2 और इधर हो जाएगा q²। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब एक बात बताइए कि p² जो है वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। अच्छा एक बात बताओ कि p² तो हो ही रहा है, साथ साथ में p हो रहा है कि नहीं, हाँ p हो रहा है। क्यों हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आइए मैं बताता हूँ आपको। अगर मान के चलते हैं कि p की जगह पर हमने 4 रख दिया, तो ये बताओ कि p की जगह पर अगर 4 रख दिया तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ सर कटेगा, 2 दूनी के 4। अगर p की जगह पर अगर मैं 4 का स्क्वायर भी कर दिया ना, अगर 4 का स्क्वायर अगर 16 भी कर दिया तो वो भी पक्का है कि 2 से कट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये p है वो 2 से विभाज्य है, साथ साथ p² भी 2 से विभाज्य है। तो हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पे कि p² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है मेरे भाई, विभाज्य है। और साथ ही p भी 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि p² भी 2 से कट रहा है और p² भी 2 से कट रहा है।
यानी दोनों से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जैसे पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2√2 क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर मान के चलते हैं पी स्क्वायर, यहाँ पे 2 आया ना, इसको तुम काम करना कि p बराबर का 2m मान लेना। सर m ही क्यों मान रहे हैं m, तो यहाँ से हम कह रहा हूँ कि ABCD का कोई भी अक्षर ले लो, ABCD का कोई भी अक्षर ले लो और उसको मान लो। ऐसा मानना कि यहाँ पे जैसे p है तो p मत लेना, क्योंकि p ले लोगे तो मैच करेगा और तुमको समझ में आएगा नहीं, कोई डिफरेंस ले लेना, है ना। तो हमने ले लिया ये चीज़ें। तो अब मैं क्या किया कि p बराबर जो 2m लिए हैं ना, तो वही p के जगह पे 2m क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी कि p बराबर 2m रखने पर, और कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो आओ उठा के रखते हैं जरा। तो p के जगह पर जब 2m रखोगे तो क्या यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे रूट में 2 है और यहाँ q है और इसका होल स्क्वायर है। क्यों बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बात बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या ये कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और ये m स्क्वायर होगा, और रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, यहाँ से q स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से q स्क्वायर होगा। होगा ना। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में होगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर बटे में 2, क्यू स्क्वायर बटे में 2। तो एक बात बताओ कि क्या क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। तो क्यू स्क्वायर यहाँ इस बात को हमने लिखूंगा, यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है बच्चों, विभाज्य है। तो साथ साथ मैंने वहां पे बताया था कि जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित था तो उसमें पी भी विभाजित था 2 से, था ना। उसी तरीका से क्यू स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो उसमें क्यू भी 2 से क्या है, विभाज्य है। 2 से क्या है भाई, विभाज्य है। अगर तुम इस पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 मान ले हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पर भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हल करके यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो कहना क्या चाह रहा है ये, सर ये कहना चाह रहा है ये चीज कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य और साथ साथ सॉरी क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है और क्यू भी 2 से विभाज्य है। मतलब ये चीज कि हम मान रहे हैं वो चीजें सही नहीं है, वो चीजें गलत है, वो चीजें क्या है, गलत है। यानी कि हम इसका जो अपोजिट माने हैं परिमेय, वो परिमेय मानना हमारा क्या है, गलत है। वह किसके कारण गलती है भैया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारी अवधारणा विरोधाभास कर रही है। कैसे कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि एक के अलावा, यानी कि एक के अलावा, किसके अलावा बच्चों, एक के अलावा न 2 भी एक क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 भी क्या है इसमें शामिल हो जा रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, हाँ कि ना। तो एक के अलावा 2 भी इसमें अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा। और इसलिए कह देंगे कि रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय ही संख्या है। तो इस बात को आपको कुछ लाइन याद करना पड़ेगा, और वो चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे करोगे, चूंकि यहाँ पे करोगे मेरे भाई, चूंकि यहाँ से कि एक के अलावा 2 भी अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। 2 भी अभाज्य गुणनखंड है ना। 2 भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। जो मान रहे हैं ना वो हमारा मानना जो है वो क्या है, गलत है। और जब हमारा मानना गलत है, इसलिए बच्चों क्या होगा, इसलिए रूट में 2 एक कैसी संख्या होगा, वह एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे रूट 2 वाला हुआ वैसे रूट 3 वाला होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए देगा तो इसको परिमेय मान लेना, मतलब परिमेय मान लेना इसको कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। और जब भी परिमेय कहेगा तो p बटा क्यू के रूप में दिखाएंगे। हाँ, शर्त कहता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू के स्थान पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जो p क्यू क्या है, सबाई संख्या